स्वागत है आप सबका एक और महाकुंभ वन शॉट रिवीजन के अंदर, जहां हम सारे साइंस के चैप्टर को अंडर 15 मिनट्स कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज के जो चैप्टर का नाम है वो है बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मेरी आवाज के अंदर डिफरेंस दिख ही गया होगा। थोड़ी सी सर्दी खांसी है तो इस वजह से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, बाकी अगली बार से आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये बात करता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज है या प्लांट बॉडीज की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल कैसे करना है, उन सबको कोऑर्डिनेट कैसे करके हमें पूरी बॉडी की एक जो फंक्शनिंग है उसको मेंटेन करके रखना। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसी बारे में बात करता है। अब इस चैप्टर के अंदर हम दो पहलू को पढ़ेंगे, एक प्लांट को पढ़ेंगे, एक एनिमल को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर होते हैं हार्मोन्स जो बॉडी की ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ, प्लांट के रूट्स की ग्रोथ, शूट्स की ग्रोथ, सेल की ग्रोथ वगैरह वगैरह ग्रोथ में हेल्प करते हैं। हमारे पास दो तरह के हार्मोन्स हैं, एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है और एक प्लांट इनहिबिटर हार्मोन्स है। इनहिबिटर का मतलब होता है रोकने वाले, ये ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे, ये ग्रोथ को रोकेंगे। रोकने वाले जो है वो एक ही है बट प्रोवाइड करने वाले वो तीन है, ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकिनिन्स से ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे और एब्सिक एसिड ग्रोथ को रोकने का काम करेगा। आइए हम इन चारों के जो फंक्शंस है उसको समझते हैं। सबसे पहले ऑक्सिन्स, ये सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है और फ्रूट की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, यूजुअली टिप्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है जिबरेलिन, ये शूट इलोंगेशन वगैरह वगैरह चीजों में काम आता है, स्टेम इलोंगेशन भी इसी का ही काम रहता है। फिर है साइटोकिन्स, ये सेल डिवीजन जो प्लांट्स के अंदर था उसके अंदर हेल्प करता है। ये एजिंग यानी प्लांट्स का जो लीव्स है उसको झड़ना, एज करने से रोकने का काम करता है। और प्रमोट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा आपको पता है लाइफ प्रोसेस में पढ़ा है। और साथ ही साथ ये फ्रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो ये तीनों कहीं ना कहीं ग्रोथ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आता है एब्सिक एसिड जो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है, ऑड वन आउट है ये, तो इनहिबिटर हार्मोन है। ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को प्रमोट करता है। ज़ेरोफाइट्स होते हैं वो प्लांट्स जो सूखे होते हैं, एरिड प्लांट्स, डेजर्टियन प्लांट्स, ये ट्रांसपिरेशन को स्टॉप करता है, लॉस ऑफ वाटर को रोकता है। इट इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट, जो बहुत सारे स्ट्रेस रिलेटेड चीजें होती है उसकी टॉलरेंस को ये बढ़ाने का काम करता है। और विटिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स को भी कहीं ना कहीं ये प्रमोट करता है। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं इन हार्मोन्स के। अब बढ़ते हैं इसके आगे। अब इसके आगे हमको देखने को मिलेगा प्लांट के मूवमेंट्स। दो तरह के प्लांट के मूवमेंट्स होते हैं, एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा होता है नास्टिक मूवमेंट। अगर सबसे पहले ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करें, ये एक्सटर्नल स्टिमुलस मतलब बाहर जो है, जैसे सनलाइट है, वाटर है या कुछ भी है, उसके रेफरेंस में अगर प्लांट मूवमेंट कर रहे हैं उसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। ये डायरेक्शनल मूवमेंट है, जिस तरफ स्टिमुलस का डायरेक्शन होगा उसी तरफ प्लांट के मूवमेंट का भी डायरेक्शन होगा। अब अगर कोई उसकी तरफ मूव कर रहा है स्टिमुलस तो पॉजिटिव, अगर अवे जा रहा है तो नेगेटिव। 5 तरह का ट्रॉपिक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। सबसे इजी, सबसे पहले फोटोट्रॉपिज्म, नाम से समझ में आ रहा है इट इज टुवर्ड्स लाइट, सनलाइट। जैसे सनलाइट लेफ्ट से आ रही है तो प्लांट के जो शूट्स हैं वो भी लेफ्ट की तरफ ही मूव कर जाएंगे। तो यूजुअली शूट्स और जो स्टेम होती है वो पॉजिटिव मूवमेंट शो करती है टुवर्ड्स, और जो रूट्स होती है वो नेगेटिव मूवमेंट शो करती है। इसके बाद आता है जियो। जियो मींस नॉट अ जियो वाला धन धनाधन, जियो मींस ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की तरफ, इसमें याद रखना है रूट्स आपका पॉजिटिव शो करेगी क्योंकि वो नीचे सराउंडेड रहते हैं, और शूट्स वगैरह जो है वो नेगेटिव ट्रॉपिज्म शो करेगी। इसके बाद आता है कीमो। कीमो मींस केमिकल। केमिकल के अंदर आपको एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंटली याद करना है, पॉलन ट्यूब की ग्रो होना। रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा था कि पॉलन ट्यूब जब ग्रो होता है तो ये कीमोट्रॉपिज्म का एग्जांपल होता है। कीमो के बाद आता है हाइड्रो। हाइड्रो मींस वाटर। तो वाटर के रेफरेंस में याद रखेंगे रूट्स हमेशा पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करती है। देखो ये रूट्स है, ये पॉजिटिव मूवमेंट शो कर रही है। फिर आता है थिग्मो। थिग्मो इज फॉर सपोर्ट, एक्सटर्नल सपोर्ट। इसके अंदर सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है मनी प्लांट, जिसमें एक स्टिक लगाते तो उसी के रेफरेंस में प्लांट अपनी ग्रोथ करता है। तो 5 तरीके के आपने ट्रॉपिक मूवमेंट देख लिए। अब आता है नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट जो एक्सटर्नल स्टिमुलस के डायरेक्शन में हो रहा था। अब नास्टिक मूवमेंट ऐसा नहीं होता। नास्टिक मूवमेंट के अंदर डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, तो ये एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है ये? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। ये दो ही होता है, ज्यादा चिंता की बात नहीं। थिग्मो, टैक्टिक, ये होता है टुवर्ड्स टच। ये होता है किसकी तरफ? टुवर्ड्स टच, छुई मुई, टच मी नॉट प्लांट, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है।
फिर आता है फोटोनास्टी, अगेन फोटो मीन्स लाइट, तो ये डे और नाइट के साइकिल में आता है। कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर्स रहते हैं वो ओपन रहते हैं डे के अंदर और क्लोज हो जाते हैं रात के अंदर, तो दिस इज फोटोनास्टी। तो दो तरह का ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक नास्टिक, ट्रॉपिक के अंदर 5, नास्टिक के अंदर 2। जब प्लांट हमने समझ लिया, अब आते हैं हम एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर। तो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि जब ह्यूमन बॉडी किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस पे रिएक्ट करती है तो वो कैसे करती है, वाया सेंस ऑर्गन्स, वाया रिसेप्टर्स। हमारी ह्यूमन बॉडी में 5 बेसिक सेंस ऑर्गन रहते हैं, उसी को हमने रिसेप्टर बोल दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पर फोनो रिसेप्टर, ये ईयर्स में रहता है जो सुनने के काम आता है। फोटो रिसेप्टर, ये आइस के अंदर रहता है जो देखने के काम आता है। ऑल फैक्ट्री, ये सूंघने के काम आता है नोज के अंदर। थर्मो, ये स्किन के अंदर रहता है डिटेक्ट करने के लिए हीट और कोल्ड। गस्टेटरी, टंग के अंदर रहता है जो यूजुअली आपको टेस्ट के रेफरेंस में आपको देखने को मिल जाएगा। अब जब हम ये समझ जाते हैं तो हमको पता होना चाहिए ह्यूमन नर्वस सिस्टम ब्रेन की सबसे मेजर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है सर, न्यूरॉन। कौन है, न्यूरॉन। ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको न्यूरॉन का फोटो दिखाता हूं और क्लैरिटी मिलेगी। ये है न्यूरॉन, ये है जो आपको दिख रही है, ये होती है डेंड्राइट, बीच में होता है न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। ये जो दिख रहा है आपको दिख रहा है एक्सॉन, ये दिख रहा है आपको नर्व एंडिंग। एक्सॉन के ऊपर आपको एक शीट दिखेगी जिसको बोलते हैं मिथाइलिन शीट, भूलना नहीं है। ये आपका पूरा न्यूरॉन के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। अब सवाल आता है कि नर्व इंपल्सेस ट्रांसमिट कैसे होती है, ट्रैवल कैसे करती है। तो बहुत सिंपल सा है कि नर्व इंपल्सेस कैसे ट्रांसमिट हुई। एक ब्रेन ने जैसे ही कोई सिग्नल दिया, वो डेंड्राइट ने कैच किया, डेंड्राइट से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्सॉन के थ्रू वायर ट्रैवल करते हुए नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगा। बट दो न्यूरॉन के बीच में गैप रहती है, उसको हम बोलते हैं साइनैप्स। क्या बोलते हैं, साइनैप्स। यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन टुक प्लेस होती है एंड देन ये अगेन पूरा फ्लो करते हुए आगे जाता है। कि कब रुकता है, जब तक वो इफेक्टर ऑर्गन तक ना पहुंच पाए, मसल तक ना पहुंच पाए, जहां तक उसको पहुंचना है। अब आता है हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम को किस तरीके से बांटा गया। 3 तरह से नर्वस सिस्टम है, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। एएनएस हमारे काम का नहीं है तो हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम। इसके अंदर 2 चीजें आती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सपोर्टिव नर्वस सिस्टम है, ये सपोर्ट करेगा सीएनएस को। अब आते हैं ब्रेन के अंदर 3 पार्ट्स है, इन सब के बारे में धीरे धीरे करके हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले बात करेंगे ब्रेन के अंदर। ब्रेन जो एक मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले इसकी जो प्रोटेक्शन लेयर होती है उसको हम बोलते हैं स्कल क्रेनियम। क्या बोलते हैं, बोनी बॉक्स, दैट इज स्कल और क्रेनियम। अच्छा, यहां पर आपको एक फ्लूइड देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये मैकेनिकल शॉक से हमको प्रिवेंट करता है। किससे, मैकेनिकल शॉक से। अब ब्रेन आपका 3 तरह का होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तीनों के पार्ट्स पता होने चाहिए, तीनों के फंक्शंस पता होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन के। फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन है, इसका पहला पार्ट होता है सेरिब्रम, मेन थिंकिंग पार्ट, लर्निंग, राइटिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, नोइंग, आपका फैक्चुअल लर्निंग, ये सब इसके अंदर ही आ जाता है। ध्यान रखना, इसका एक सेकंड पार्ट भी है जो यहाँ नहीं लिखा है, उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये यूजुअली ह्यूमन बॉडी के अंदर इमोशंस जैसे हैप्पीनेस, एंग्रीनेस, खुशी, दुख वगैरह वगैरह जितने भी इमोशंस होते हैं ये हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। ध्यान ये भी रखना है कि इससे अटैच एक ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे जाके आप इस ग्लैंड के बारे में और पढ़ोगे तो इस ग्लैंड को अटैच किसके द्वारा किया गया है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। मिड ब्रेन के कोई पार्ट्स नहीं होते हैं। मिड ब्रेन रिफ्लेक्स मूवमेंट परफॉर्म करता है, हेड, नेक, ट्रंक, प्यूपिल साइज वगैरह वगैरह को भी चेंज करने का काम इसी का रहता है। हिंड ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीछे वाला बैंड। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं दोस्तों, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा। पॉन्स आपका रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने का काम करता है। सेरिबेलम बॉडी बैलेंस, बॉडी पोस्चर, मूवमेंट्स, वॉलेंटरी एक्शंस, इनको परफॉर्म करता है। राइडिंग अ बाइसिकल, जॉगिंग, वॉकिंग, ये सारे सेरिबेलम परफॉर्म करता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा ध्यान रखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कनेक्ट करने का काम मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। इसका एक और काम है, ये इनवॉलेंटरी एक्शन जो हमारे बस में नहीं होते हैं, जैसे ब्रीदिंग, बीपी, कफिंग, ये सारी जितनी भी चीजें रहती है ये आपका कौन ही परफॉर्म करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो ब्रेन के 3 पार्ट्स यहाँ पर क्लियर होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, बस रीढ़ की हड्डी है जो बॉडी के मसल मूवमेंट में ज्यादातर हेल्प करती है। इसके बाद पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो सपोर्टिव नर्वस सिस्टम था, इसके अंदर 2 चीजें आती है, स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व। नाम से समझ में आ रहा है, स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है, लगभग 31 पेयर्स रहते हैं। वहीं क्रेनियल नर्व ब्रेन से अराइज होती है, लगभग 12 पेयर्स रहते हैं। ये नंबर याद रखना है। इसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, सडन एक्शन। सडन एक्शन मतलब कि आपने
एक कुकर है जिसको आपको ये नहीं पता कि वो कितना गर्म है, तो आपने उसको हाथ लगा दिया तो वो बहुत ज्यादा गर्म है, तो आप एकदम सडनली मूव कर दोगे, वहां सोचोगे नहीं, वहां ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड ने एक्ट किया और आपके हाथ को पीछे ले लिया। इस सडन इनवॉलेंट्री एक्शन को ही रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है, जिसमें ब्रेन की जिम्मेदारी कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इनवॉलेंट्री इन नेचर रहता है, जैसे टचिंग अ हॉट प्लेट, यॉर्निंग, स्नीजिंग, ये सब विदाउट ब्रेन होता है। अब ध्यान से समझना ये फंडा वर्क कैसे करता है। जैसे देखो, हमने अगर एक उसको टच किया है हॉट प्लेट को या कोई भी हॉट कुकर है, तो सबसे पहले हमारे हाथ के रिसेप्टर्स इसको रिसेप्ट करेंगे। कौन सा हाथ में रहेगा? थर्मो रिसेप्टर, जो हीट डिटेक्ट करेगा। यहां से ले जाएगा कौन सा न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन ले जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, जो कि सीएनएस का पार्ट है। और ये ध्यान रखना, यहाँ पर एक मीडिएटरी न्यूरॉन रहेगा जिसको रिले न्यूरॉन बोलते हैं, जो एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है, एक मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है। रिले न्यूरॉन इस पूरे मैसेज को इंटरप्रेट करेगा और रिपीट मैसेज क्या देगा कि भैया हाथ हटा लो वरना डैमेज हो जाएगा। तो ये न्यूरॉन से लेके जाने वाला मैसेज होगा मोटर न्यूरॉन। लेके कौन गया? सेंसरी न्यूरॉन। लेके कौन आया? मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन लेके आएगा और मसल जो इफेक्टर है वो उसको पीछे ले लेगा। इस तरीके से आपका ये रिफ्लेक्स सेक्शन काम करता है। इसके बाद आते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। तो ग्लैंड्स जो होते हैं वो दो होते हैं हमारे कोर्स में, थायराइड एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। बड़े इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, बड़े काम की चीज है, ध्यान से समझेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो डायरेक्टली अपना सब्सटेंस डालते हैं विदाउट एनी पाइप, विदाउट एनी डक्ट, कोई डक्ट वक्त की जरूरत नहीं होती, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है। क्या भी बोला जाता है? डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है। एक्सोक्राइन वो होते हैं जो डायरेक्टली नहीं पोर करते, इनको पाइप के थ्रू करना पड़ता है विद अ डक्ट, इसलिए इनको डक्ट ग्लैंड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनको डक्ट ग्लैंड। ध्यान रखेंगे, पेनक्रियास एक एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन भी है। जैसे लाइफ प्रोसेस में पेनक्रियाटिक जूसेस निकलते थे तो वो वाया डक्ट निकलते थे, तो इसलिए वहां पर एक्सोक्राइन। अभी हम जब हार्मोन पढ़ेंगे तो इंसुलिन पेनक्रियास का वो विदाउट अ डक्ट जाता है एंडोक्राइन, तो दोनों हो जाता है एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। आइए हम 9 हार्मोन्स और 9 ग्लैंड्स को जल्दी से पढ़ें। सबसे पहला हाइपोथैलेमस, ब्रेन के फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट है। ये रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशंस को रोकने, सिक्रीशंस को संभालने का मेन काम आपका हाइपोथैलेमस करता है। देखो, कंट्रोल सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड। अभी बताऊंगा इसका रीजन। अच्छा, ये क्या करता है सर? ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, बॉडी की हाइट, बॉडी की जो ग्रोथ होती है उसके अंदर। अगर ये ज्यादा आ गया तो गिगैंटिज्म नामक बहुत ऊंची हाइट वाली बीमारी हो जाती है। कम आ गया तो ड्वार्फिज्म, बौनापन, ये आपको बीमारी आ जाती है। देखो, हाइट, मसल ग्रोथ, कंट्रोल, ये सब इसी करता है। अच्छा, दूसरे जितने भी हार्मोन से इनका सिक्रीशन ज्यादा या कम ना हो, उसको कंट्रोल करने का काम ये भाई साहब करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरे हार्मोन्स का सिक्रीशन कम ज्यादा ना हो, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए इनको क्या बोला गया? मास्टर ऑफ ग्लैंड। और पिट्यूटरी को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस ज्यादा करते हैं। समझ गए? पिट्यूटरी दूसरों को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। तो इसलिए हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। डन है? फिर आता है थायराइड, ये गले में प्रेजेंट रहता है। इसका हार्मोन है थायरॉक्सिन, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा आयोडीन। अच्छा, इसका काम क्या है? कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, इनका मेन काम होता है। अगर आयोडीन की कमी हो गई तो आपको गॉइटर नामक एक बीमारी हो जाती है, जिसका आपका सिम्टम रहता है स्वेलन नेक। ठीक है, इसके बाद आता है पैराथायरॉइड, जस्ट इसके नीचे ही रहता है। इसका हार्मोन का नाम है पैराथार्मोन। अच्छा, ये कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल्स को कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है थाइमस। थाइमस बेसिकली आपका इम्यूनिटी को रेगुलेट करने का काम करता है। ओल्ड एज में थाइमस कम रहता है, यंग एज में थाइमस की जो मात्रा रहती है वो ज्यादा रहती है। इसके बाद हमारा आता है पेनक्रियास, जो इंसुलिन सिक्रीट करता है, जिसका काम होता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। ठीक है। अच्छा, अगर इंसुलिन हो गया, अगर कमी हो गई इंसुलिन की, तो डायबिटीज जो शुगर की बीमारी होती है वो हमको देखने को मिल जाएगी, और फिर उसी इंसान को हम इंसुलिन के इंजेक्शन ठोकते हैं। फिर आता है एड्रेनलिन, इसको बोलते हैं हार्मोन, इसका एड्रेनलिन है। ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, आपके पीछे कुत्ता बढ़ गया तो एक हार्मोन निकलेगा, उसको ही बोलते हैं हम एड्रेनलिन हार्मोन। इसमें बीपी बढ़ जाता है, स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं, हार्ट रेट एक्टिव हो जाता है। टेस्टिस, ये मेल में प्रेजेंट रहता है, और ये मेल में प्रेजेंट रहता है। इसका हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, ये हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा है। सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ में प्रमोट करता है, बियर्ड, माउस्टेच, इन सब में प्रमोट करता है। साथ ही साथ स्पर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग करने का भी काम इसी भाई साहब का है।
ओवरीज उसी तरीके से फीमेल में प्रेजेंट रहती है, दो हार्मोन रहते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी बेस्ड हार्मोन है, एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ और वगैरह ओवा को रिलीज करना वगैरह वगैरह का ही काम कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया। तो आई होप आपको ये सीरीज में मजा आ रहा होगा। प्लीज ड्रॉप अ कमेंट, आपका कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि यार मैं और कंटेंट डालूं और कंटेंट डालूं। तो आप आए हैं अगर आखिरी तक तो एक छोटा सा कमेंट, चाहे दिल लगाना है दिल लगा दो, कुछ भी, ऑल द बेस्ट, कुछ भी, एक छोटा सा भी जेस्चर आप अगर कमेंट बॉक्स में डाल दोगे ना, इट वुड बी अ ह्यूज हेल्प फॉर मी। मैं सब्सक्राइब करने को नहीं बोल रहा हूं, एक कमेंट डाल दोगे तो मेरे माइंड में बहुत अच्छा फील आता है कि चलो और करेंगे और करेंगे और करेंगे। तो आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट महाकुंभ वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।